नमस्कार दोस्तों, रियल वॉइस ऑफ इंडिया में आपका स्वागत। मेरा नाम है निहाल मोदी। दर्शकों, जिस प्रकार से अभी के हालात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच अभी भी भले ही हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तनाव है दोनों देश के बीच जारी है। इसी बीच जो तुर्की और अजरबैजान ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का और वहाँ के आतंकवाद का सपोर्ट किया था, तो यहाँ से भी मतलब ये समाचार आ रहे हैं कि ये जो देश है वहां पे कहीं ना कहीं भारतीय लोग अभी प्रवास पे नहीं जाएंगे। अमेरिका की अगर बात करें तो 4 दिन के दौरे पे खुद ट्रंप यहाँ पे मिडल ईस्ट में आए हुए हैं। और खास तौर पे एक बात ये भी करनी है कि जो अब तक पाकिस्तान बात कर रहा था न्यूक्लियर वेपर हमारे पास है, पर जैसा कि हमने देखा और यहाँ जो कहीं ना कहीं जश्न लेने की बात है तो वो ट्रंप बोलते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवाया है। तो ये फिलहाल के अभी जो हालात हैं, क्या गतिविधियां चल रही है मिडल ईस्ट में, जो अभी एक और से जो अलग अलग करार हो रहे हैं, तो ये सभी की हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार वीरेंद्र पंडित जी। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रस्तावना में हमने बात किया कि ये सब मतलब एक प्रकार से ये यूरोप वाला मामला है, भारत पाकिस्तान मामला है, मिडल ईस्ट मामला है, और उसी के बीच अभी 4 दिन के दौरे पे ट्रंप खुद आए हैं। बीच बीच में बात ये भी होती है कि न्यूक्लियर कंट्री के जो वॉर थे वो हमने रुकवाया, और कभी कभी दिन में भी 2 बार ऐसे स्टेटमेंट अमेरिका की ओर से आते हैं। क्या है ये गतिविधियां, क्या चल रहा है? अगर आप इसको केवल भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगेगा छोटा मामला है। अच्छा। मैं इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ। आप देखिए पिछले एक सप्ताह में क्या क्या हुआ है जी। सिर्फ एक सप्ताह की बात करते हैं। एक सप्ताह में अमेरिका और चीन के बीच में टैरिफ वाला जो मामला कितना गर्म हो रहा था वो ठंडा हो गया। बिल्कुल। दूसरा, एक सप्ताह में रूस और चीन को मिडिल ईस्ट से ट्रंप ने निकाल बाहर किया है। ठीक है। तीसरा, भारत और पाकिस्तान का तो हमें पता ही है, और वहां पर न्यूक्लियर लीकेज हुआ है नहीं हुआ है इसकी अभी जांच चल रही है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हुआ है, लेकिन अभी मैं देख रहा था आज की तारीख में कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो पूरे मामले पर निगाह रखती है, उनका कहना है कि लीकेज नहीं हुआ। अच्छा, लीकेज नहीं हुआ ये एक बात है, लेकिन परमाणु ठिकानों पर हमले किए भारत ने, ये दूसरी बात है। तो मुझे लगता है कि भारत ने पाकिस्तान की कमान तो तोड़ी है, लेकिन उसके साथ में एक बड़ी बात ये भी हुई है। आज ही कराची में आतंकवादियों की एक बैठक होने वाली है। अच्छा। कराची में बहुत बड़ी बैठक है, उसमें हाफिज सईद वगैरह सारे जो जिंदा बच गए हैं उन सबकी। तो अब क्या है कि जो स्टेट एक्टर्स थे यानी पाकिस्तानी आर्मी, वो शांति बैठ जाएगी। अब आतंकवादियों को भेजा जाएगा। और आप देखिए कि लगातार ऑपरेशन सिंदूर शनिवार को जब शाम को 5 बजे स्थगित हुआ, उसके बावजूद हर दिन भारतीय सेनाएं आतंकवादियों को मार रही है। आज भी मारा है, कल भी मारा था, 3, 4, 5 मारे थे। तो अब मुझे लगता है कि आतंकवादियों को, वैसे भी आतंकवादियों को वो एक तरह से मारने के लिए ही आते हैं, तो उनको मौत से डर लगता है ऐसी बात नहीं है। खासतौर से जो मुस्लिम आतंकवादी है मरने से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि उनको लगता है कि मरने के बाद तो हमको स्वर्ग मिलने वाला है। तो उनकी तो दौड़ वहां तक है, 72 गुड़ियों का। तो उनके लिए उनको डर नहीं हुआ है। आपको हमें लगता है कि 100 लोग मर गए हैं तो आतंकवादी मर गए, उनको फर्क, वहां पर लाखों हैं। पाकिस्तान में लाखों। हाफिज सईद के जो भूतपूर्व शिष्य थे उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 लाख तो हाफिज सईद के हैं। अच्छा। तो आप कल ये एक ग्रुप का है, जैश ए मोहम्मद और दूसरे जो बहुत सारे ग्रुप थे वहां पर, अनेक ग्रुप थे, उनकी तो संख्या और ज्यादा है। हाफिज सईद का सबसे पुराना ग्रुप है, तो इसलिए 1 लाख तो 1 लाख की संख्या है। तो अभी स्थिति ये है कि पाकिस्तान में लाखों आतंकवादी, अब मिलिट्री खुद नहीं लड़ेगी, मुझे जो लग रहा है। अब वो आतंकवादियों को ही भेजेगी, वो पीछे रहेंगे, बोलेंगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आएगा। तो अब ये एक स्थिति भारत के लिए फंडिंग करेगा। हाँ, आतंकवादियों को फंडिंग करेगा, शस्त्र देना वगैरह करेगा। अच्छा। कवर नहीं देगा वो, कवर नहीं देगा। मतलब पहले क्या होता था कि पाकिस्तानी आर्मी खड़ी रहती थी और उनको कवर देती थी, उसके पीछे से वो घुसते जाते थे। अच्छा। भारत में अभी वो ये काम नहीं करेंगे, अब वो अपने आप ही घुसते जाएंगे और मरते जाएंगे। एक बात ये भारत के बारे में हम
और अच्छा, आप जब कवर नहीं करेंगे तो मरना तय है। मरना तो वैसे ही तय है। तो वो वहां मरे या यहाँ मरे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। खैर, तो ये भारत और पाकिस्तान का एक मामला हो गया, न्यूक्लियर इशू है वो दूसरा मामला है। ये संभव है, मतलब जिस तरह की रिपोर्ट हमारे पास आई है कि वहां पर न्यूक्लियर मतलब मिसाइल के अटैक में किसी न्यूक्लियर कहूटा में या दूसरी जगह पे किराना हिल्स, वहां पर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए थे, यानी खासतौर से जो प्लूटोनियम वगैरह अमेरिका का रखा गया था, अमेरिका से लिया हुआ या चोरी किया हुआ, वहां पर अटैक तो हुआ है। तो जो टनल में इसमें रखे जाते हैं, कंक्रीट की टनल होती है, उसके दरवाजे पर अटैक हुआ है। ये खबरें आई है और इसको कई लोगों ने कंफर्म भी किया है। तो हम उसमें नहीं जाते कि लीकेज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन परेशानी जरूर हुई है पाकिस्तान को कि अगर भारत दरवाजे पे अटैक कर सकता है तो दरवाजे के अंदर भी कर सकता है। ये हमने साबित कर दिया। और शायद तो पहली बार कि हमने पीओके क्रॉस भी करके पाकिस्तान जाके। हाँ, तो अमेरिका से इस तरह की खबरें आई कि अमेरिका से इजिप्ट से इस तरह के प्लेन आके वहां रुके थे, पाकिस्तान में आए थे। इजिप्ट से ये खबर आई थी कि इजिप्ट का एक जहाज, हवाई जहाज बोरॉन लेके, बोरॉन एक एलिमेंट होता है, वो लेकर पाकिस्तान में आया हुआ है। और बोरॉन का जो उपयोग होता है वो न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए होता है। अच्छा। एक खबर ये आई थी। दूसरी ये आई थी कि आप देखिए कि 7-8 तारीख को जो सबसे ज्यादा अटैक हुए थे 3-4 घंटे में, जबरदस्त अटैक हुए थे। उसी दौरान वहां पर अमेरिका में खबर पहुंच गई थी कि ये यहाँ पर ये मामला गड़बड़ है और न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हो सकता है। तो वहां से एक प्लेन ऑलरेडी चल चुका था, इस तरह की खबरें भी आई है। अच्छा। उन्होंने भी चेक किया, लेकिन उनको लगा कि यहाँ पर ज्यादा तो कुछ नुकसान नहीं हुआ है, रेडिएशन नहीं हुआ है। तो अटैक हुआ है लेकिन रेडिएशन नहीं हुआ है, ऐसा लगता है मुझे। ये पाकिस्तान और भारत का हो गया। मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, वो बिजनेसमैन, हम पहले भी बात कर चुके हैं। उन्होंने आते ही सबसे पहले $600 बिलियन का बिजनेस साइन किया और उसमें से 145 बिलियन डॉलर तो हथियारों के सऊदी अरब के साथ ये डील किया। आज वो कतर में है। ये क्या आप देखिए पिछले कुछ सालों से अमेरिका, खासतौर से 2021 से, जब से अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली है, तब से यहाँ पर मिडिल ईस्ट में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। अच्छा, क्या ये मतलब ये चाइना को रोकने की स्ट्रेटेजी के तौर पे? हाँ, ये जो जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जी। तो चाइना को रोकने की ये स्ट्रेटेजी है। और मैंने लिखा भी था अपने पोर्टल में कि ये अमेरिका ने फिर से जो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, वो इसलिए किया है कि वो नहीं चाहता है कि पाकिस्तान फिर से चीन के पास चले जाए। अच्छा। अब देखिए कि वो भारत को और पाकिस्तान को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले करते थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन, जैसे कहा मैंने कि वो भारत से वो इस बारे में दबाव डाल सकते हैं कि भाई जो ट्रंप टैरिफ का मामला है, ट्रेड का मामला है, उसमें वो झुके। इसलिए वो बार बार आप देखिए कि हर रोज एक नया स्टेटमेंट आता है उनका मकसद यही है कि वो भारत को झुकाना चाहते हैं ट्रेड के मामले में। कितना भी अच्छा दोस्त हो, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन है वहां पर। अच्छा, बार बार उसके ऐसे स्टेटमेंट भी आते आ रहे हैं बिल्कुल कि टैरिफ खूब ज्यादा है। हाँ, टैरिफ खूब ज्यादा है। आज उन्होंने एप्पल के बारे में कहा, जैसे एप्पल के सीईओ को कह दिया कि आप वहां पर प्लांट ना डालें। तो ये उनकी ट्रंप की टैक्टिक्स है। और ये ट्रंप के अलावा जो अमेरिकन डीप स्टेट जिसको कहते हैं, उसकी टैक्टिक्स है कि वो यहाँ से सिर्फ चीन को ही बाहर नहीं कर रहे हैं। अब देखिए पिछले 3-4 साल में चीन का बड़ा प्रभाव हुआ था मिडिल ईस्ट पे। चीन ने ही सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती करवाई थी। उसके बाद में ये गाजा की घटना हो गई, तो गाजा की घटना के बाद में फिर मामला गड़बड़ हो गया। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को भी ठंडा रखा है। देखिए इजराइल को ज्यादा नहीं दे रहे था कि मतलब इजराइल आने वाले हैं या नहीं, या इजराइल के भी दिमाग में था कि नॉर्मली आते हैं वहां पे आएंगे, तो क्या मतलब इजराइल से कुछ अनबन हुई? नहीं, अनबन नहीं हुई है। देखिए अमेरिका में जो यहूदियों की लॉबी है बहुत तगड़ी है और वो सब बिजनेस में है। बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े रॉकफेलर जैसे बड़े बड़े लोग जो है सब यहूदी है। तो और वैसे भी अमेरिका मतलब ये कहो कि क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, क्रिश्चियन नेशन जो है, वो यहूदियों के ज्यादा करीब है बजाय मुस्लिमों के। अच्छा, ओवरऑल। तो जो मिडिल ईस्ट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, एक तरह की आप देखिए एक्सिस बन गई थी पिछले हफ्ते, हम एक हफ्ते की बात कर रहे हैं।
एक हफ्ते में पाकिस्तान, चाइना और टर्की और अजरबैजान, ये 4 देश बड़े नजदीक आ गए थे। इनको तोड़ रहा है ट्रम्प। अच्छा, यानी अमेरिका। ये ओवरऑल मतलब हाँ, चीन को तोड़ने की। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि ये सऊदी अरब के साथ में जो समझौता हुआ है उसमें उन्होंने टर्की को भी अपने साथ में लिया है। हाँ बिल्कुल। सीरिया का उन्होंने क्या मामला खत्म किया है। हाँ, सीरिया में वो आदमी जिस पर $1 करोड़ का इनाम था, तो वो आज सीरिया का राष्ट्रपति है। आतंकवादी राष्ट्रपति बन गया तो ट्रम्प उससे हाथ मिला लेते। मैं आपको वही पूछना चाहता था कि सर वो मामला क्या है कि जब एक बार उस पे इनाम रखा जाता है और उसी को फिर जब प्रेसिडेंट, तो ये भी मतलब एक बिजनेस टैक्टिक्स है कि क्या। और एक बात ये जानना चाहूंगा कि जो सीरिया पे जब फॉर्मर प्रेसिडेंट जब थे और उसके बाद अब जो सैंक्शंस थे वो हटा दिए, तो मतलब आम आदमी, आम जनता सीरिया की भी काफी खुश है। हाँ, ऐसे कौन कौन से सैंक्शंस थे और अभी मतलब क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये सैंक्शन हटने से सीरिया में बहुत सारी चीजें नहीं आ पाती थी, जैसे कंप्यूटर्स हैं, दवाइयां हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं आता था। अच्छा। वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। ये पिछले करीब 25 साल से रूस का वहां पर बहुत जबरदस्त प्रभाव था। हाफिज अल असद जो परिवार है वो सीरिया में एक खास बात ये है कि वहां एक बात ये भी कही जाती है कि जो बशर अल असद की बात थी, तो मतलब वहां पे भी कुछ ना कुछ शिया सुन्नी वाला मामला था क्या? बिल्कुल, ये जो अलावाराइट एक सेक्ट है शियाओं का, वहां पे माइनॉरिटी में है, लेकिन वो देश पर राज करता था। प्रेसिडेंट वही थे। तो सुन्नी मेजोरिटी जो है 90% करीब सुन्नी मेजोरिटी, उनको वो परेशान करते थे। अच्छा। दूसरा, ईरान ने सीरिया के माध्यम से हिजबुल्लाह को बहुत मदद की थी। तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो इक्वेशन बदल रहे हैं, मतलब हर रोज बदल रहे हैं। बिल्कुल, हर रोज आपको नई नई खबरें मिलेगी कि ये उससे मिल गया, वो उससे मिल गया। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, ये पता करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक हफ्ते में ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि ये आगे भी और चलेगा, क्योंकि अभी आप देखिए कि टर्की में अमेरिका ने सीरिया में जो परिवर्तन किया उसके कारण रूस नाराज हो गया। तो टर्की में जो इसके यूक्रेन के साथ जो बात होने वाली थी, उसने कहा हम नहीं आ रहे। तो उसको क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा इसका रशिया को? रशिया का बेस था सीरिया, ठीक है, और ईरान पे अभी अमेरिका स्ट्रांग हो, वहां पर अमेरिका स्ट्रांग हो गया। अभी आप देखिए तो नेक्स्ट मुझे लगता है सर ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो यूएसएसआर तो फिर 1991 में खलास हो गया, पर आज भी कहीं ना कहीं वो कोल्ड वॉर वाला मामला जारी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो रूस के साथ जारी है, पहले सोवियत यूनियन के साथ था। मुझे तो लगता है अगले कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हो सकता है मिडिल ईस्ट में, वो ईरान में होगा। ईरान की सरकार जो अयतुल्लाह खुमैनी ने बनाई थी 1979 में, इस्लामिक रेवोल्यूशन, उसको खत्म कर दिया जाएगा। वहां पर अमेरिका समर्थक सरकार बनेगी। अच्छा। सीरिया में जो हुआ है उसका रिफ्लेक्शन सीधे सीधे ईरान पर पड़ने वाला है। दोनों नजदीकी दोस्त है, दोनों की बाउंड्री भी है। तो ये जो परिवर्तन है मिडिल ईस्ट में, अच्छा, इस्लामीकरण कम करने की भी बात यहाँ पे ट्रम्प ने किया है। तो इस्लामीकरण कम करना मतलब क्या, दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट देना या क्या है? कम करना क्या मामला था वहाँ पे? तो कोई भी देश में जो भी डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा जो भी डोमिनेंट रिलीजन है किसी भी देश में एकदम खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे खत्म होता है। तो अभी जैसे 1979 के बाद में कट्टरवाद आया, तो अब वो एकदम खत्म नहीं हुआ ईरान में। तो लेकिन प्रयास उसके जारी है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले वहां पर महिलाओं का, 1.5 साल पहले करीब जबरदस्त आंदोलन हुआ था। बिल्कुल, बुर्का के खिलाफ, बाल काटे थे महिलाओं ने, चाहते थे करके रास्ते पे आ रहे थे। ईरान में वो तैयारी तो है, अब किस दिन वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा कोई नहीं जानता। गदर होने की संभावना, गदर बिल्कुल। पाकिस्तान के बाद में अगला जो निशाना है वो ईरान है। और मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ, जो एक्शन था, उसमें अमेरिका ने चुपचाप पहले खत्म हो जाने दिया, फिर बोला सर। एक बात दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, 1947 से जो मसला चल रहा था बलूचिस्तान वाला, है ना, और कहा जाता है कि जबरन मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पाकिस्तान में ले लिया, और सबसे मतलब वहाँ की जनता नाराज है, क्योंकि उस समय के वहाँ पे जो भी लीडर थे तो उसके साथ जनता थी, पर जबरन जब ले लिया गया तो आज तक वो कहीं ना कहीं गेरिला युद्ध से वो लड़ रहे हैं। पर अभी एक बात ये भी सामने आई कि वो जल्द ही आजाद हो जाएगा पाकिस्तान से। और दूसरी बात, जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था,
ऐसे ही पाकिस्तान ने किया था, वो जगह भी बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान वाली जगह चली जाती है तो पाकिस्तान का करीब 70% जो उसकी दरियाई सीमा है, समुद्री सीमा है, वो भी चली जाएगी। तो उसकी स्थिति क्या है और उसमें अमेरिका का किस प्रकार से रुझान रहेगा? मुझे लगता है कि बलूचिस्तान की हालत वैसी हो सकती है जैसे 1970-80 में वियतनाम की थी। अच्छा। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान इलाका बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। हाँ, तो मैं करीब 1 करोड़ है। हाँ। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24-25 करोड़ है। उसमें से 1-1.5 करोड़ लोग हैं। पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा बलूचिस्तान में जी जी है ना। हाँ। तो वहाँ की पॉपुलेशन कितना विद्रोह कर पाएगी, एक बात। उनको सपोर्ट कौन करेगा? भारत नहीं कर सकता क्योंकि भारत की सीमा नहीं लगी है। भारत को अगर वहां जाना है बलूचिस्तान में तो ईरान होके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ईरान अपने पड़ोस में ये ऐसी गतिविधि नहीं होने देगा क्योंकि अमेरिका से भी उसको खतरा है। ईरान को। हाँ, ईरान को। वैसे भी वो अमेरिका का ये प्रोजेक्ट जो है बलूचिस्तान का, इसको नहीं होने देगा वो, ऐसा लगता है मुझे। तो मिडिल ईस्ट में और ग्वादर के जरिए क्या एंट्री पॉसिबल नहीं है? ग्वादर तो अभी बन रहा है, पोर्ट बना नहीं है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चाइना, वो भी चाइना के बिल्कुल उससे बन रहा है, चाइना के ही सपोर्ट से बन रहा है। तो अभी मिडिल ईस्ट में सारी सिचुएशन जो है बहुत ही गड्ढमड्ढ, मतलब क्या कह, अजीबोगरीब स्थिति वहां पर। कौन किसका साथ दे रहा है, रोज हालात बदलते, रोज हालात बदलेंगे। पर 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर लगती है मुझे। नंबर 1, साउथ एशिया में भारत ने अपनी प्रीडोमिनेंट पोजीशन बना ली है, नंबर 1। दूसरा, मिडिल ईस्ट में जो रशिया और चाइना की जो बढ़त हो रही थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया, कंट्रोल किया। बिल्कुल। और तीसरा मुझे जो लगता है कि जो आप देखिए कि सितंबर 2023 में जब G20 की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस समय एक प्रस्ताव पारित किया गया था, एक यूरोपियन इंडिया से लेके यूरोप तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का। जी जी जी, है ना। वो 500-400 बिलियन डॉलर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको अब गति मिलेगी क्योंकि वो चाइना के खिलाफ ही बन रहा था। तो अभी भी अब ये कहा है कि भारत का अमेरिका दोस्त है या भारत का रूस दोस्त है या ऑस्ट्रेलिया दोस्त है, ऐसा नहीं है। यूरोप वाला रास्ता सब अपने अपने आर्थिक हित साधने में लगे हैं। तो अर्थशास्त्र ही अब राजनीति चलाएगा। अच्छा, कुल मिला के ये हाँ, मतलब ये जो जियोपॉलिटिकल और ये टैरिफ वाले जो मामले हैं सब, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देश पे हमला नहीं करने के कारण भी वो कहीं ना कहीं बिजनेस, जहां उनको जरूरत होगी वहां हमला करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे, बता भी लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जब अमेरिका की बात करते तो ट्रम्प रोज बरोज कुछ ना कुछ निवेदनबाजी चलती है, तो कहीं लगता है कि मतलब ये प्योरली बिजनेसमैन है, और उससे क्या लगता है कि फ्यूचर में अमेरिका का ही कुछ ना कुछ नुकसान जाएगा इससे, क्योंकि जिस प्रकार से उसके बयान आते हैं तो शायद जो डिप्लोमेसी का है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का है उस पर सीधा असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप रहे या इनके बाद जो भी आएंगे, जेडी वैंस रहे या इनके पहले जो अपने जो बाइडेन थे, कोई भी राष्ट्रपति हो, वो आता है 4 साल के लिए। ठीक है, 4 साल के लोग, 4 साल के लिए चुने गए लोग सरकार नहीं चलाते। 1 साल तो उनको अपनी सरकार बनाने में लग जाता है। बिल्कुल ठीक है, और 1 साल उनको चुनाव की तैयारी में लग जाता है, तो उनको बचते हैं 2 साल। तो 2 साल के लिए कोई भी सरकार अमेरिका में ज्यादा नहीं कर पाती। वहां का जो डीप स्टेट है, स्टेट जिसको हम स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं, डिफेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, वो जो लॉबीज हैं दुनिया को वो चलाती है। अच्छा, ये तो आते हैं, साइन करते हैं सही डोनाल्ड ट्रम्प रोज साइन करते हैं किसी ना किसी प्रस्ताव पर। थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है उसमें। अब देखिए कि आप कितनी जल्दी, आप 4 महीने 6 महीने पहले यही डोनाल्ड ट्रम्प मोदी जी से मिलना चाहते थे, जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो नहीं मिले थे जी। तो अब धीरे धीरे वो ये सब सिचुएशन फिर उल्टी हो रही है कि अब वो कहते हैं कि मोदी जी हमारे दोस्त हैं, लेकिन भारत के खिलाफ वो सारी काम कार्रवाई कर रहे हैं। तो दर्शकों, ये जो खास करके हमने चर्चा की कि हाल में किस प्रकार से हालात हैं, खास करके जो साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, मिडल ईस्ट की बात करें, और डोनाल्ड ट्रंप के जो रोज ना रोज जो कुछ बयानबाजी जो होती है उसके बारे में।
वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बारे में जानकारी दी। जी धन्यवाद। तो सर दर्शकों, न्यूज व्यूज और एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए रियल वॉइस ऑफ इंडिया। नमस्कार મિત્રો, આપ YouTube ઉપરાંત ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, એક્સ સોશિયલ મીડિયાથી પણ અમારી સાથે કનેક્ટ રહી શકો છો। દેશ વિદેશના તમામ સમાચારો વાંચવા માટે અમારી વેબ પોર્ટલ revolt.in ઓપન કરશો। ધન્યવાદ।